शालिनी जोशी परिवार की बड़ी बहू होती है। उसके सास के गुजरने के कारण घर के सारे फैसले और सारा तामझाम शालिनी ही संभालती है। जब उसके देवर तोशु की शादी होती है तभी घर में उसकी देवरानी दिव्या आ जाती है। अरे दीदी, रसोई के कोने में क्या क्या रखा है ये आप मुझे अच्छे से समझा देना, क्योंकि अब मैं आ गई हूं ना, तो ये पूरा किचन मैं अपने तरीके से सेट करूंगी। नहीं दिव्या, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि ये रसोई मैंने सेट की है और मैं इस घर का सारा तामझाम संभालती हूँ। इसीलिए इस घर में कोई भी चीज इधर से उधर करने से पहले मुझसे इजाजत लेना कभी मत भूलना। तभी शालिनी को फोन कॉल आता है और वो वहां से चली जाती है। बड़ी आई घर की मुखिया बनने। फिर एक दिन दिव्या फटा हुआ दूध फेंकने वाली होती है कि तभी उसे शालिनी रोक लेती है। अरे दिव्या, ये तुम क्या करने जा रही थी? इस दूध को वेस्ट क्यों कर रही थी तुम? अरे कैसी बातें कर रही हो दीदी, ये दूध तो फट चुका है और अब ये किसी काम का नहीं रहा। अगर तुम अपना दिमाग चलाओगी तो हर एक चीज किसी न किसी काम में जरूर आएगी। अरे इस फटे हुए दूध से बर्फी बनाई जा सकती है, तुम्हें इतनी सी बात भी पता नहीं? क्या बर्फी? हाँ दिव्या, आइंदा से कुछ भी फेंकने से पहले मुझसे एक बार जरूर पूछ लेना। हर चीज का मैनेजमेंट करना पड़ता है मुझे, समझी तुम? अरे क्या समझी तुम? शालिनी दीदी, आप हर वक्त मेरी सास बनने की कोशिश मत किया करो। आप मेरी जेठानी हो तो उसी रिश्ते के ओहदे में रहो। तभी वहां पर दिव्या का पति तोशु आता है। दिव्या, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तुम भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकती। माँ के बाद भाभी ही थी जिन्होंने मुझे और इस घर को संभाल कर रखा है। वो इस घर को चलाती है और तुम उनसे कुछ सीखने के बजाय उनके साथ बहसबाजी कर रही हो। जाने दो तोशु, तुम जाओ, तुम्हें और रवि को दफ्तर के लिए देर हो रही होगी। और तुम दिव्या, मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगी कि रिश्तों की मर्यादा में रहकर बात किया करो। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और हमारे यहाँ पर जेठानी दूसरी सास मानी जाती है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ दिव्या, बस तुम सब सीख सको इसीलिए तुम्हें ये सब कह रही थी। इतना कहकर शालिनी वहां से चली जाती है और दिव्या गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बहुत रोब जमा रही थी ना आप मुझ पर जेठानी जी, आपको तो मेरी सास बनने का शौक चढ़ा है। अब देखना कि कैसे मैं आपको सबकी नजरों में गिराती हूँ। फिर एक दिन जब शालिनी आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है तभी चुपके से दिव्या शालिनी के कमरे में घुस जाती है और शालिनी के फोन से ढेर सारी ऑनलाइन शॉपिंग करती है। पूरे 25,000 की शॉपिंग की है मैंने। अब जब ये सारा सामान घर पर आएगा तब ये शालिनी दीदी सबकी नजरों में गिर जाएगी। नोटिफिकेशन भी मैंने ऑफ कर दिए हैं ताकि दीदी को कुछ भी पता ना चले। तभी वहां पर शालिनी आ जाती है। अरे दिव्या, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ओह नो, कहीं दीदी ने मेरी बातें तो नहीं सुनी ना? अरे मौन व्रत क्यों धारण किया है तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ दिव्या। वो मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई थी। आपको पूछना था कि वो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे कहाँ पर रख दिए हैं। गाजर का हलवा बनाना है ना, इसीलिए। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें सारे डब्बे दिखा देती हूँ। ठीक है दीदी। फिर 3 दिन बाद ऑर्डर किया हुआ सारा सामान आ जाता है और 25,000 का बिल देखकर शालिनी के ससुर तो चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? ये सारा सामान मैंने ऑर्डर नहीं किया पापा जी। तो फिर तुम्हारा इस पर नाम कैसे लिखा है बड़की बहू? पापा जी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे सच में नहीं पता। शालिनी, तुम्हारे फोन में साफ साफ दिख रहा है कि तुमने ही ये ऑर्डर किया है और तुम ये कह रही हो
कि तुमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। अरे तुम्हें मैंने 25,000 रुपए घर खर्चे को निपटाने के लिए दिए थे, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? क्या दीदी, आप तो उस दिन मुझे वेस्टेज का ज्ञान दे रही थी ना, तो अब क्या हुआ? आपने तो इतना सारा वेस्ट होने वाला सामान मंगा लिया। शालिनी सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। सब उसे सुनाते हैं, लेकिन वो समझ जाती है कि ये करामत दिव्या ने ही की है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ दिव्या ने किया है, क्योंकि परसों के दिन वो ही मेरे कमरे में आई थी और तभी मेरा फोन बेड पर ही पड़ा था। उसने मौके पे चौका मारते हुए ये कांड किया है। फिर एक दिन, दीदी मुझे पैसे दीजिए ना, मैं जाकर सारा राशन लाती हूँ। आप चाहो तो लिस्ट बनाकर भी दे सकती हो कि आपको क्या क्या चाहिए। नहीं दिव्या, माँ जी के जाने के बाद में घर का सारा राशन मैं ही लाती हूँ, इसीलिए तुम्हें ये दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो मुझे, बाद में मत कहना कि पूछा नहीं। नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। दिव्या को शालिनी पर फिर से गुस्सा आता है। खुद को तो मानो किसी देश की प्राइम मिनिस्टर समझती है। लाने दो इसे राशन, मैं भी यहीं पर बैठी हूँ। आज तो घर में कलेश होकर रहेगा। फिर शालिनी घर का सारा राशन लाती है और तभी दिव्या अपने ससुर की दवाइयों को किसी और दवाइयों से बदल देती है। और जब दिवाकर उन दवाइयों को ध्यान से देखता है, तभी, बड़की बहू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अरे तुमने तो ये गलत दवाई लाई है। ये मेरी दवाइयाँ है ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है पापा जी? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने ही आपकी दवाइयाँ लाई है। फिर ये कैसे हो सकता है? आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है शालिनी? घर का कोई भी काम तुम ठीक से नहीं करती। भाभी, आप ही ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? अरे तोशु, कोई भी इंसान एक साथ इतने सारे काम कर ही नहीं सकता। लेकिन दीदी तो अपने ईगो को साइड में रख ही नहीं पाती। मैं तो अच्छी भली कह रही थी कि लिस्ट और पैसे मुझे दे दो, मैं लाती हूँ राशन। लेकिन नहीं, इनको तो हरदम अपनी ही मनमानी करनी है। शालिनी को इस बार भी साफ साफ समझ आता है कि दिव्या ने ही ये सब किया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब दिव्या ने किया है, क्योंकि ये बदली हुई दवाइयाँ मैंने पहले भी दिव्या के कमरे में देखी थी। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। अब तुम्हें अपनी जेठानी से लिया हुआ पंगा भारी पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर एक दोपहर को शालिनी जानबूझकर टेबल पर नोटों का बंडल रख देती है और वो सोने का नाटक करती है। तभी उसे दिव्या सोते हुए देख लेती है। अरे वाह, दीदी तो घोड़े बेचकर सो रही है। लगता है पैसे गिनते गिनते सो गई। यही सही मौका है। अब ये सारे पैसे मैं गायब करती हूँ और फिर सबको लगेगा कि घर में चोरी हुई है और फिर सभी लोग दीदी को वापस डांटेंगे। फिर दिव्या उन पैसों को लेकर जाती है और उन्हें एक पुराने सूटकेस में रख देती है। फिर रात के समय, शालिनी, तुम्हें मैंने जो 10-10 हजार के बंडल दिए थे, वो मुझे तुम अभी दे दो। मैं वो पैसे पापा के रूम के लॉकर में संभाल कर रखूंगा। ठीक है रवि, 1 मिनट, अभी लाती हूँ। लेकर तभी आएगी ना जब वो पैसे तुम्हारे कमरे में रहेंगे। फिर शालिनी कमरे में से पैसों का बंडल लेकर आती है और वो देखकर दिव्या हैरान रह जाती है और उसके मुंह से निकल जाता है, अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये सारे पैसे तो मैंने अपने कमरे में रख दिए थे जब दीदी सो रही थी। ओ तेरी, मैं तो मर गई। क्या? चुटकन बहू, ये तुम क्या कह रही हो? दिव्या, सारे पैसे तो यहाँ पर है। फिर तुमने अपने पास कौन से पैसे रखे हैं? नकली पैसे। क्या? हाँ, वो पैसे नकली थे। तुम्हें क्या लगा दिव्या,
कि तुम मेरे खिलाफ चालें चलती रहोगी और मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये आप क्या कह रही हो दीदी? मैं कुछ समझी नहीं। ज्यादा भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है दिव्या, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। फिर शालिनी सबको दिव्या की असलियत बताती है कि कैसे हर वक्त दिव्या ने उसके काम बिगाड़ने की कोशिश की ताकि वो सबकी नजरों में गिर सके। हाँ पापा जी, मेरे फोन में से 25,000 का सामान भी इसी ने ऑर्डर किया था। आपकी दवाइयों को भी इसी ने बदला था और आज इसे पैसे दिखे नहीं कि इसने तुरंत उन्हें गायब कर दिया। क्या? और तुम दिव्या, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? चाल चलते चलते तुम इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें नकली और असली पैसों में फर्क ही नहीं समझ आया। मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानती थी, इसीलिए तुम्हारा सच सबके सामने लाने के लिए मैंने ही ये सब किया। सच बता चुटकन बहू, बड़की बहू जो भी कह रही है वही सच्चाई है क्या? अपना झूठ कबूल करो दिव्या, नहीं तो तुम्हारे कमरे में जाकर वो पुराना सूटकेस में सबको लाकर दिखाऊंगी कि कैसे तुमने उसमें पैसे भर के रखे हैं। हाँ, ये सब मेरा ही किया धरा है। मैंने ही दीदी को सबकी नजरों में गिराने के लिए ये सब गलत किया है। मैं इनके इस साथ जैसे बर्ताव से गुस्सा हो गई थी, इसीलिए। लेकिन आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी किया है वो बहुत गलत था। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या हो सकता है। इसीलिए आइंदा से भूल कर भी मुझसे पंगा लेने की भूल मत करना। दिव्या के माफी मांगने पर सभी उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से दिव्या अपनी जेठानी से सही ढंग से पेश आती है और उसके साथ प्यार से रहने लगती है। वाह बहू, तूने ये जो नौकरानी लाई है ये तो बहुत ही कमाल की है। इसने तो मुझे मेरी पीठ दबा कर दी, मेरा कब्बर्ड साफ करके दिया, मेरे पैर भी दबा कर दिए। सच में मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली और तेरे साथ में ये नौकरानी भी। अरे माँ जी, अभी तो आप बस देखती जाओ, ये झुमरी बहुत ही काम की चीज है। लेकिन बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये नौकरानी होकर भी इतनी फैशनेबल कैसे है? और इसने तो कितने महंगे कपड़े पहने हैं, इसे इतने पैसे कौन देता है? अरे माँ जी, ये जो भी कपड़े पहनती है वो सारे मेरे ही कपड़े हैं। जिन कपड़ों से मेरा मन भर जाता है वो मैं झुमरी को दे देती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मीनाक्षी की बहू नैना ने अपने साथ मायके से अपनी नौकरानी झुमरी को लाया होता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और फैशनेबल होती है, क्योंकि उसे नैना ही सारे कपड़े दिया करती है। ये ले झुमरी, ये गाउन और ये सलवार सूट, अब मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तू रख ले इसे। हाय हाय हाय, ये तो एकदम लल्लन टॉप कपड़े हैं। थैंक यू जीजी, आपका बहुत ही आभार। एक दिन झुमरी और नैना दोनों एक साथ मार्केट जाते हैं। तभी पड़ोस की औरत झुमरी के स्टाइलिश कपड़े देखकर कहती है, अरे वाह, जरा मीनाक्षी बहन की बहू की नौकरानी को तो देखो, कितनी फैशनेबल है। सच में ये तो तुम्हारी बहन ही लगती है, बहुत सुंदर और स्टाइलिश है ये झुमरी। बाय द वे, ये झुमरी फैशनेबल नहीं है, बल्कि मैं फैशनेबल हूँ, क्योंकि ये कपड़े तो मेरे ही पहनती है, तो उस हिसाब से मैं ही फैशनेबल हुई। अच्छा, तो ये बात है क्या? फिर तो तुम्हारा फैशन सेंस बहुत ही बढ़िया है। इस तरह नायरा अपने फैशन का श्रेय झुमरी पर जाने नहीं देती और खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करती है। फिर एक दिन घर में नैना की सहेलियां आती है। तभी वो सभी किटी पार्टी करते हैं और ताश खेलते हैं। तभी सहेलियां झुमरी के कपड़े देखकर बोलती है, अरे नैना, झुमरी को तो बुलाओ खेलने के लिए। हाँ नैना, और वैसे भी ये नौकरानी कम और तुम्हारी बहन ज्यादा लगती है।
आ जाना झुमरी। नहीं नहीं, हम कहा इस सप्ताह तुझ खेल पाएंगे जीजी। हमका शर्म आवत है, हम नहीं आ सकते जीजी। अरे आ जाओ ना झुमरी। सहेलियों के कहने पर झुमरी ताश खेलने जाती है और खेलते खेलते वही ताश जीत भी जाती है। देखो झुमरी, ये किटी पार्टी खत्म हो जाए उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ एक सेल्फी क्लिक करनी है, क्योंकि तुम्हारा आज का आउटफिट तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ झुमरी, मुझे भी तेरे साथ फोटो लेनी है। इसके इस अमेजिंग कपड़े के साथ फोटो पोस्ट करने पर मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पर कई सारे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे। ठीक बा, ले लो ये सेल्फी। फिर सारी सहेलियां झुमरी के साथ सेल्फी पे सेल्फी खींचने के लिए मगन हो जाती है और ये देखकर नैना को झुमरी पर बहुत गुस्सा आता है और उस दिन के बाद से वो उस पर चिड़चिड़ करने लगती है। एक दिन, अरे जीजी कहाँ जावत हो? हमका नहीं लेके चलोगी का? नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। लेकिन आप तो हमका हर बार अपन साथ ले जावत हो ना, तो अब की बार का हुई गवा? हर बार और इस बार में फर्क है झुमरी। इस बार मैं अकेली ही जाऊंगी, तू घर के सारे काम निपटा। ठीक बाजी, संभाल के जाओ। फिर नैना वहां से चली जाती है। अब नैना झुमरी को कपड़े देना भी टालती है। ऐसन काहे कह रही हो जीजी? आपन तो हमका वादा किए रही कि आप हमका वो लाल कलर का ड्रेस दोगी। क्रिसमस आ रहा है, हमका भी अपन सहेली लोगों के साथ घूमने जाएगा पड़ी है। ओकरे खातिर हमका लाल ड्रेस देव दो ना जीजी। कहा ना नहीं दूंगी वो ड्रेस, क्योंकि मुझे पहननी है वो ड्रेस। लेकिन आपने तो कहा था ना कि आपका उससे मन उब गया है। हाँ, कहा तो था, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। अब मुझे वो चाहिए, मैं उसे पहनने वाली हूँ फिर से। नैना झुमरी को ढेर सारे काम देने लगती है और उसे आराम भी करने नहीं देती। ये ले झुमरी, ये रोहित की फाइल है, उसे ऑफिस देकर आ जा, क्योंकि अब मेरे सलून की अपॉइंटमेंट है। ऑफिस माँ? हाय दैया, ठीक बा, दई दो हमका रोहित जीजू का ऑफिस का पता। हाँ, बताती हूँ। झुमरी रोहित के ऑफिस पहुंच जाती है और उसे फाइल देती है। तभी वहां पर खड़ा रोहित का बॉस झुमरी के कपड़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे रोहित भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी तो वाकई में काफी सुंदर और फैशनेबल है। ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो तुझे इतनी सुंदर बीवी मिली? रोहित अपने बॉस को सफाई नहीं देता और हंसते ही रहता है। झुमरी भी घर आकर हंसते हंसते नैना को सब कुछ बताती है। क्या हुआ है झुमरी? यू पागलों की तरह हंसते क्यों जा रही है तू? कोई जोकर देख लिया क्या? अरे नहीं जीजी, आपको पता है उधर ऑफिस में क्या हुआ? अरे वो रोहित जीजू का बॉस ने हमारी बहुत ही तारीफ की और साथ ही हमका आप समझ बैठे। क्या? हाँ जीजी, और सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि जीजू ने उसका सफाई भी नहीं दी और वो भी हंसत हंसत मजे लेते रहे। अच्छा, तो ऐसा हुआ क्या वहां पर? हाँ जीजी, चलो अब वो हमका जाई के पड़ी। वो कहा है कि शाम का खाना की तैयारी करनी है, वरना बड़की मालकिन को खाना में लेट हो जाएगा। इतना कहकर झुमरी वहां से चली जाती है। और फिर रात में जब रोहित घर पर आता है तब नैना उसे चप्पल फेंक कर मारती है। अरे नैना, तुम क्या पागल वागल हो गई हो क्या? सुबह तो तुम ठीक थी, लेकिन अब क्या हुआ है तुम्हें? चुप रहो तुम रोहित, तुम्हारी तो नीयत में ही खोट है। तुमने आज ऑफिस में अपने बॉस को क्यों नहीं कहा कि झुमरी तुम्हारी बीवी नहीं है और वो एक नौकरानी है? क्यों नहीं कहा तुमने? बोलो जल्दी। अरे बाबा, मुझे बोलने तो दो, मेरी बात तो सुनो।
नहीं, मुझे तुम्हारे घटिया मुंह से कुछ भी नहीं सुनना। अपने बॉस को सच बताने की जगह तुम वहां खड़े रहकर मजे ले रहे थे। नैना, मेरा यकीन करो, वो सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला। मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। तुम्हारा क्या इंटेंशन था ये तो मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। मुझे झुमरी ने सब बता दिया है। अब तुम नाटक मत करो। नैना बेबी, माफ कर दो ना, मेरा सच में वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। आज तक मैंने तुम्हारे साथ कोई ऐसा वैसा बर्ताव किया है क्या? चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज तो तुम देखते ही रहो, तुम्हें तो आज मैं भूखा रखूंगी। बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फिर नैना अकेली ही खाना खाती है और रोहित को बहुत भूख लगती है। नैना, मुझे बहुत भूख लगी है बेबी, प्लीज कुछ खाने को दो ना। चुप रहो तुम, मुझे कुछ मत कहो। जाओ, अपनी बीवी से जाकर कहो। झुमरी ही तुम्हारी बीवी है ना, जाओ उससे ही खाना बनवा कर खाओ। उसी रात नैना मन में सोचती है, अब तो बात मेरे पति तक आ गई है। झुमरी को अब उसकी औकात में लाना ही होगा। अपनी सुंदरता पर बहुत इतरा रही है ना, मेरे साथ रहकर खुद को हीरोइन समझने लगी है, लेकिन है तो असल में नौकरानी ही। इसको तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। फिर अगले दिन नैना झुमरी को छत पर तपती धूप में पापड़ सुखाने को कहती है। जीजी, ये पापड़वा तो सूख जाएगा, हम जाएगा यहाँ से। नहीं, तू यहाँ पर दिन भर रहेगी जब तक सूरज ढल नहीं जाता। का? ये आप का कहते जीजी? इतनी तड़कती भड़कती धूप में हम यहाँ कैसन रहेंगे? हम ही पापड़ पर चुन्नी चढ़ा देते, फिर कबूतर का कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, घर में कोई चुन्नी वन्नी नहीं है। तू ही रुक यहाँ पर और देख सारे पापड़ को। ठीक बा जीजी। झुमरी वही तेज धूप में दिन भर बैठी रहती है। बैठ धूप में और काली हो जा। खुद को बहुत सुंदर और फैशनेबल समझती है, लेकिन भूल जाती है कि जिस स्कूल में यह पढ़ रही है उसकी प्रिंसिपल मैं हूँ, और मुझसे आगे जाने की जिसने भी भूल की, मैं उसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। दिन भर धूप में बैठकर झुमरी काली हो जाती है। हाय दैया, ये हमारा चेहरा कितना काला पड़ गया है। कोनो बात नहीं, अब हम नहाई के बाद एकदम फैशनेबल लगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले थी। नहाने जाने से पहले झुमरी अपनी अलमारी में से कपड़े निकालने जाती है, और तभी वो अपनी अलमारी को खाली देखकर हैरान रहती है। अरे जीजी, ये देखो ना, हमारा अलमारी में सारा कपड़ा गायब हो गवा। आपने निकाला का? हमने कल ही तो हमारा अलमारी सेट की थी। हाँ झुमरी, वो एक भिखारन आई थी तो मैंने उसे तेरे सारे कपड़े दे दिए। का? कितना सुंदर सुंदर कपड़ा था जीजी। डोंट वरी झुमरी, जा तू नहा करा, मैं तब तक तेरे लिए कपड़े लाती हूँ। ठीक बा जीजी। लेकिन इस बार नैना झुमरी को पुराने कपड़े देती है जो एकदम सिंपल होते हैं, और उन्हें पहनकर झुमरी उदास होती है। जीजी, ये कपड़ा में तो हम बहुत ही बदसूरत लगत रही और हमारा चेहरा भी काला पड़ गई। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ झुमरी? मेरे पास तो यही पुराने कपड़े हैं, मैं तुझे बाद में ढूंढकर अच्छे वाले दूंगी। और इसी के साथ साथ नैना के मन की जलन और गुस्सा मिट जाता है, और साथ ही कपड़ों के जाने के बाद झुमरी का फैशन भी खत्म हो जाता है।